स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर्स 5 में, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और हम लोगों ने उसमें बहुत सारे टाइप्स देखे थे। ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से टाइप्स है आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं। इसके स्ट्रक्चर्स कौन कौन से थे, ऑपरेटिंग सिस्टम के कितने सारे स्ट्रक्चर थे, सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर जो वो हमारा कौन सा था, उसके बाद जो उसके बाद जो स्ट्रक्चर आया वो कौन सा है। सभी स्ट्रक्चर के बारे में आज हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो आज का टॉपिक जो हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर। ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं हम लोग उसके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। हम लोग सबका सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो है सिंपल स्ट्रक्चर। उसके बाद जो डिफाइन किया गया मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, लेयर्ड स्ट्रक्चर, कर्नल स्ट्रक्चर, मॉड्यूल। तो चलिए इन पांचों स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है सिंपल स्ट्रक्चर। सिंपल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग समझते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर जो है वो हमारे सबसे ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर है। ये जो है सबसे पहले यूज़ किया जाता था ऑपरेटिंग सिस्टम में। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है सिंपल स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता था। तो इसके फिगर के थ्रू समझते हैं कि इसका आर्किटेक्चर कैसा था और ये इसमें वर्क कैसे परफॉर्म किए जाते थे। तो यहाँ पे हम लोग देखिए रोम बायोस और डिवाइस ड्राइव है जो कि सबसे लोअर लेयर में है। उसके जस्ट अपर जो है MS डॉस ड्राइव, उसके ऊपर रेसिडेंटल सिस्टम प्रोग्राम, उसके बाद है एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे जो है MS डॉस डिवाइस ये जो है हार्डवेयर को एक्सेस कर रहा है। उसके ऊपर जो है ये भी हार्डवेयर को एक्सेस कर रहा है इजली वे में। और उसके बाद जो है ये भी हमारा हार्डवेयर को एक्सेस कर जा रहा है। तो इसमें यही प्रॉब्लम्स थी कि इसके स्ट्रक्चर जितने भी लेयर थे सभी के वेल डिफाइंड फंक्शनैलिटी नहीं थी। और फिर ये देखने में तो लेयर डिवाइस डिवाइड किया गया, बट सभी लेयर जो है हार्डवेयर को एक्सेस कर जा रहा है, जो कि जिस कारण से जो हमारा अगर एक भी लेयर में अगर हमारा टास्क में एरर आ गया तो ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्रैश कर जाता था। ये जो है वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं थे। सिंपल स्ट्रक्चर का जो है वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं था। किसी भी लेयर का एक पार्टिकुलर टास्क जो है डिफाइन, जैसे कि हम लोग को एक एप्लीकेशंस को इसमें रन करवा रहे हैं तो इसमें क्या होता है ना कि अगर एक भी लेयर्स में एरर आ गया तो इसमें क्या होता है, सिस्टम क्रैश हो जाता है। इसको मेंटेन करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है इसमें प्रॉब्लम होता है। इसमें जो है हमारा डिबगिंग बहुत कॉम्प्लेक्स होता था। और इस टाइम में जो हम लोग यूज़ करते थे, इस टाइम में जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो हमारा था MS डॉस में जो है हम लोग सिंपल स्ट्रक्चर का यूज़ करते थे। तो इसके बारे में हम लोगों ने कुछ लिखा है, ये आप लोग देख लीजिएगा क्या है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। एडवांटेज ऑफ सिंपल स्ट्रक्चर, इसके एडवांटेज क्या क्या थे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। It is easier to develop because of the limited number of interfaces and the layer। इसमें जो है बहुत कम इंटरफेस थे और लेयर्स थे, बहुत लेयर कम थे, जिस कारण से जो हमारा कोई भी एप्लीकेशन को रन करवाना बहुत इजी होता था। ऑफर्स गुड परफॉर्मेंस ड्यू टू द लेस लेयर बिटवीन हार्डवेयर एंड एप्लीकेशंस। हार्डवेयर और एप्लीकेशंस के बीच में कम लेयर्स थे, जिस कारण से हमारा जो है टास्क बहुत ईजिली वे में परफॉर्म हो जाता था। इसके डिसएडवांटेज को देखेंगे। डिसएडवांटेज क्या थे सिंपल स्ट्रक्चर का, उसको हम देखते हैं। इफ़ वन यूज़र प्रोग्राम्स फेल द इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैशेस। अगर हम लोग का एक भी यूज़र प्रोग्राम अगर फेल हो जा रहा है तो हमारा पूरा सिस्टम जो वो क्रैश हो जाता था। Abstraction or data heading is not present at the layer are connected and communicates with each other। इसमें जो है डाटा प्रेजेंट नहीं रहता था, जिस कारण से हमारा लेयर का जो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। Layer can access the process going in the operating system which can lead to data notification and can cause operating system to crashes। इसमें क्या होता था कि जिस कारण से हम लोग क्या करते थे कि कोई भी लेयर के टास्क को कोई नहीं पढ़ सकता था, जो कि हिडन था, जिस कारण से इसमें मॉडिफाई भी नहीं कर सकते थे हम लोग। और मॉडिफाई नहीं करने के कारण से ये जो है हमारा क्रैश होता था। उसके बाद हम इसको फिर से एग्जीक्यूट करवा देते। ये था हमारा सिंपल स्ट्रक्चर के मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों को हम लोग देख चुके हैं। और इसके जो स्ट्रक्चर्स थे हम उसे भी देख चुके हैं। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है हमारा मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है।
मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स के फिगर से हम लोग समझते हैं कि मोनोलिथिक स्ट्रक्चर जो क्या था, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में हमें क्या क्या था। तो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में है एक अनप्रिविलाइज्ड मोड और एक है प्रिविलाइज्ड मोड। अनप्रिविलाइज्ड मोड मीन्स यूजर मोड एंड प्रिविलाइज्ड मोड मीन्स कर्नल मोड। हम कर्नल मोड हम लोग इसको जो है यूजर मोड और कर्नल मोड में पढ़े थे। यूजर मोड क्या होता है, कर्नल मोड क्या होता है। मोनोलिथिक स्ट्रक्चर में जो है यूजर मोड और कर्नल मोड में जो है वर्क को डिवाइड कर दिए गए थे। अनप्रिविलाइज्ड मीन्स होता है यूजर मोड और ये जो है कर्नल मोड। कर्नल इसमें क्या था, इस स्ट्रक्चर में क्या था कि कर्नल मोड में जो है बहुत सारे फंक्शंस थे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं फाइल सिस्टम, नेटवर्क सब सिस्टम, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस टाइप। ये जो है मोनोलिथिक कर्नल के अंदर जो है बहुत सारे टास्क को डिफाइन कर दिए गए थे, जिसके कारण से हमारा कोई भी एग्जीक्यूशन हो रहा है तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। जैसे कि हम कोई एक टास्क को परफॉर्म, कोई भी एप्लीकेशन को रन करवा रहे हैं तो कर्नल मोनोलिथिक कर्नल में क्या था ना कि उसमें इतने सारे वर्क्स थे, जैसे कि एक परफॉर्म हो रहा है, दूसरे में अगर एरर आ जा रहा है तो वो हम लोग को ढूंढने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे। हम उसे ढूंढना, उसे डिबग करना, ये जो है बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते थे, जिस कारण से हम लोग मोनोलिथिक स्ट्रक्चर का यूज़ नहीं करते थे। इस टाइम में जो हम लोग यूज़ करते थे ऑपरेटिंग सिस्टम वो था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मोनोलिथिक स्ट्रक्चर पे डिफाइन किया गया है। और अभी जो है अभी हम लोग जो है मोनोलिथिक स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स है, उस सभी को हम लोग देखेंगे एक एक करके। यहाँ पे यूज़र मोड में जो है एप्लीकेशन, यहाँ पे मुझे यूज़र मोड में एप्लीकेशन और नीचे जो है वो हार्डवेयर है, बीच में जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सारे जो है कर्नल प्रिविलाइज्ड मोड के अंडर आता था, जिसको इम्प्लीमेंट करना, मॉडिफाई करना बहुत ही मुश्किल होता था, बहुत ही प्रॉब्लम था। ये जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क था, इसमें इतने सारे टास्क थे कि हम लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते थे। इसका जो भी एरर है वो हम नहीं ढूंढ सकते थे, वो उसको ढूंढना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो, जिस कारण से हम मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स को मॉडिफाई किए, उसके बाद हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर्स को डिफाइन किए थे। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। द monolithic operating system in which the kernel acts as a manager by the managing all things like file management, memory management, device management and operational process of the operating system। इसमें क्या था कि मोनोलिथिक स्ट्रक्चर जो है कि कर्नल स्ट्रक्चर की तरह कर्नल स्ट्रक्चर के अंदर डिफाइन था। कर्नल का क्या वर्क था, वो जितने भी टास्क है सभी को मेंटेन करना, वो सारा जो है वो क्या आता था, कर्नल के अंदर में आता था। द कर्नल इज द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम OS। कर्नल जो एक हर्ट के तरह वर्क करता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। कर्नल के वजह से ही है जो है सारा टास्क को, कर्नल क्या करता है, वो सारे टास्क को मेंटेन करता है। सारे भी जितने भी एप्लीकेशंस है वो कर्नल के थ्रू। सबसे पहला प्रोग्राम जो हम लोग के सिस्टम में एग्जीक्यूट होता है वो है हमारा कर्नल डिलीवर्स बेसिक डिवाइस टू ऑल द अदर एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम। Its services as primary interface between the operating system and the hardware। ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में रहता है, और इसका जो काम क्या है, इसका ये जो है एप्लीकेशन लेयर को और एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में रहते हैं और उसे कम्युनिकेट करवाते हैं। This is an oldest operating system user to perform small tasks like batch processing and time sharing tasks in banks। The monolithic kernel act as a virtual machine at the controls और हार्डवेयर पार्ट्स। ये जो है मोनोलिथिक स्ट्रक्चर जो ये हमारा ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर है, जिसमें कि हमारा स्मॉल टास्क जो होता है वो हमारा आसानी वे में एग्जीक्यूट हो जाता है। जैसे कि हमारा कोई भी स्मॉल एप्लीकेशंस है तो वो इजली वे में रन कर जाएगा। अगर हम बहुत बड़ा टास्क कर रहे हैं तो उसको परफॉर्म करना जो है बहुत प्रॉब्लम्स होते थे, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट। इसमें एरर ढूंढना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था, जिस कारण से हम लोग जो है मोनोलिथिक स्ट्रक्चर का यूज़ नहीं करते हैं। तो इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, उस सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। मोनोलिथिक एडवांटेज ऑफ मोनोलिथिक स्ट्रक्चर के एडवांटेज को हम लोग देखेंगे। इट इज सिंपलेस्ट टू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट बिकॉज ऑल द ऑपरेशंस आर मैनेज्ड बाय द कर्नल ओनली एंड द लेयर
मोनोलिथिक स्ट्रक्चर का डिज़ाइन जो है बहुत ज़्यादा सिंपल था, बहुत ही सिंपल था, जिस कारण से इसे मैनेज करना बहुत ईज़ी था। जो भी टास्क था हमारा, वो हमारा सारा कर्नेल मोड में जो है सारा एग्ज़ीक्यूट हो रहा था। इसमें जो कोई भी लेयर नहीं थे, इस कारण से जो इसमें टास्क किसी भी टास्क को परफ़ॉर्म करवाना वो बहुत ईज़ी था। एज़ सर्विसेज़ सच एज़ मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस शेड्यूलिंग are implemented in the address space. The execution of the monolithic kernel is relatively fast compared to the normal system, using the same device saver time for ex, for addressing location for the new process as the make it faster. इसमें जो है इसमें जो है फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट जो है सारा इम्प्लीमेंट होता था कर्नल मोड में, कर्नल के थ्रू। और इसमें जो है कोई भी सर्विस जो है बहुत फास्ट में हम लोग कोई भी एप्लीकेशंस को बहुत ही जल्दी एग्जीक्यूट करवा लेते थे। लेकिन इसमें जो है स्मॉल एप्लीकेशंस ही आसानी से रन करते थे, क्योंकि हमारा जो बहुत बड़ा टास्क होता है उसे एग्जीक्यूट करवाने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर उसमें एरर आ गया तो उसे डिबग करना बहुत ही मुश्किल होता था, जिस कारण से हम लोग मोनोलिथिक स्ट्रक्चर का यूज़ नहीं करते। Disadvantage of monolithic structure. If any services in monolithic kernel fails, the entire system fails because in address space services are connected to each other, affected each other. इसमें जो हमारा जितने भी टास्क है वो कर्नल में डिफाइन किए जाते थे, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते थे। अगर एक भी जगह पे, एक भी टास्क में अगर हमारा एग्जीक्यूशन में एरर आ गया, वो फेल हो गया, तो वो पूरा क्या होता है, पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, तो जिस कारण से जो हमारा एप्लीकेशन जो है वो पूरा इफेक्टेड हो जाता है। इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल एंड इंट्रोड्यूस एंड इन न्यू सर्विस। ये जो बहुत फ्लेक्सिबल नहीं था, हम इसमें हमारा मॉडिफिकेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा था। इसे अगर बड़ा टास्क है हमारा, तो इसमें एग्जीक्यूशन करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे। तो इसके कारण से हम लोग न्यू स्ट्रक्चर्स को इंट्रोड्यूस किए हैं, जो कि हमारा है लेयर स्ट्रक्चर। अब हम लोग लेयर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं कि लेयर स्ट्रक्चर क्या होता है। लेयर स्ट्रक्चर को हम लोग इसके फिगर के थ्रू समझते हैं कि लेयर स्ट्रक्चर क्या है। देखिए, तो अब हम लोग लेयर स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि इसमें जो है टोटल 6 लेयर है, और सभी लेयर के एक अपना अपना फंक्शनैलिटी होता है। सभी लेयर का एक अपना फंक्शन होता है। तो सबसे पहला लेयर जो है वो हमारा है लेयर 1, जो कि है हार्डवेयर। उसके बाद हमारा है सीपीयू शेड्यूलिंग। उसके बाद थर्ड जो है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। उसके बाद है प्रोसेस मैनेजमेंट। उसके बाद है इनपुट आउटपुट बफर। उसके बाद है यूज़र प्रोग्राम। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें जो है सारे फंक्शंस के अकॉर्डिंग जो है इसे लेयर में कन्वर्ट किया गया। और हर एक लेयर का जो एक लेयर स्ट्रक्चर में जो हर एक लेयर का अपना अपना टास्क होता है। अगर हम लोग के इस लेयर थर्ड में कोई भी एरर आ रहा है, तो मीन्स कि ये हमारा जो एरर है सिर्फ लेयर थर्ड में है, क्योंकि वो लेयर 2 में एग्जीक्यूट हो चुका है। उसके बाद ये जो है लेयर 3 में जाता है। अगर ये जो है लेयर 2 में एरर होता तो ये नेक्स्ट लेयर तक नहीं जा पाता। तो इस कारण से क्या होता है कि इसमें एरर ढूंढना बहुत ही इजी हो जाता है। हम इसमें जो है बहुत जल्दी एरर ढूंढ सकते हैं, उसके बाद इसे डिबग कर सकते हैं। तो ये लेयर स्ट्रक्चर जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हुए हमारा एरर ढूंढना। इसमें जो हमारा लॉन्ग टास्क जो है हम इसमें परफॉर्म करवा सकते हैं। तो इसके एडवांटेज क्या है? इसके एडवांटेज यही है कि अगर हम कोई भी टास्क को परफॉर्म करवा रहे हैं, तो अगर कोई भी एरर आ रहा है किसी भी लेयर में, तो वो हमें पता चल जाता है, और फिर हम उसे आसानी वे में उसे डिबग कर सकते हैं। तो यही है हमारा लेयर स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखते हैं कि अब क्या है लेयर स्ट्रक्चर। In this type of a structure, OS divided into layers or levels. The hardware is on the bottom layer 0. इसमें जो है लेयर स्ट्रक्चर में यही है कि उसे लेयर में डिवाइड किया जाता है, और सबसे बॉटम में जो वो हमारा हार्डवेयर होता है। These layers are arranged in a hierarchical way in which the top levels layer are functionalities of their lower levels. इसमें एक चीज़ और हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे जैसे कि लेयर 6 है, इसे जो है हार्डवेयर को एक्सेस करना है,
तो इसमें क्या होता है कि ये डायरेक्ट इसे एक्सेस नहीं कर सकता है, इसको फिर ये लेयर 5 से होते हुए जाना है, फिर लेयर लेयर 4, लेयर 2, लेयर 1, फिर उसके बाद जो है इसे ये जो है हार्डवेयर मिलेगा। तो इसमें ये प्रॉब्लम्स होता है कि जैसे कि हमें हार्डवेयर चाहिए, लेयर 6 को हार्डवेयर चाहिए डायरेक्ट, तो वो डायरेक्ट उसे एक्सेस नहीं कर सकता है। उसे सारे लेयर्स से होते हुए जो है लेयर बेस 0 लेयर पे जाके लेयर 1 पे जाके उसे हार्डवेयर। तो इसमें यही प्रॉब्लम्स थी कि हमें हार्डवेयर को एक्सेस करना होता था डायरेक्ट, तो हम लोग वो नहीं कर सकते। इन लेयर स्ट्रक्चर डिबगिंग इज ईजियर एज इट as it is a hierarchical model, so all lower levels layered as debugged and then the upper layer checked, so the lower layers are already checked and current layer is to be checked only। इसमें इस स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। इसमें अगर हमारा किसी भी लेयर में जैसे कि लेयर 1 में हमारा है कोई भी टास्क परफॉर्म हो रहा है, तो ये तब तक नेक्स्ट लेयर में नहीं जाता जब तक कि यहाँ पे वो पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाता। इसमें ये पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद इसमें कोई भी डिबगिंग नहीं होता है, तभी ये नेक्स्ट लेयर में जाता है। अदरवाइज अगर हमारे इस लेयर में कोई भी एरर आ रहा है तो ये क्या करेगा, वहीं पे टास्क जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा, वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, नेक्स्ट लेयर में वो नहीं जा सकता है। तो इसमें क्या होता है ना कि हमारा एरर ढूंढना बहुत ही ईजी हो जाता है। अगर हमारा कोई भी प्रोग्राम्स जो है अगर लेयर 1 में ही टर्मिनेट हो जा रहा है, वो आगे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, मीन्स कि लेयर 1 में जो हमारा एरर है, तो हम लोग को एरर जो है पता चल जाता है। तो इसमें जैसे कि यहाँ पे अगर एरर दिखा रहा है, अगर ये हमारे लेयर 3 में है, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि लेयर 2 में प्रॉब्लम्स हो गई या लेयर 1 में प्रॉब्लम्स है, क्योंकि ये सारे लेयर को चेक करने के बाद ही हम लेयर 3 तक पहुँचे हैं। तो आगे हमारा तो इसमें क्या होता है कि हम इसमें अगर डिबगिंग हम लोग को करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ लेयर 3 को देखेंगे, क्योंकि ये जो लेयर 1, 2, 3 होके ही ये जो हमारा लेयर 3 या 4 तक पहुंचा है। तो जिस जगह पे अगर हमारा कोई एरर आ रहा है लेयर 4 में, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ लेयर 4 को ही देखेंगे, ना कि उसके लोअर लेयर को चेक करेंगे, क्योंकि अगर लोअर लेयर में हमारा कोई भी एरर होता तो वो हमारा नेक्स्ट लेयर तक नहीं पहुंचता। तो जो करंट लेयर रहते हैं हम लोग सिर्फ उसी को चेक करते हैं। लेयर स्ट्रक्चर में कोई भी एरर आता है तो हम लोग करंट लेयर को चेक करते हैं, ना कि उसके लोअर लेयर को। If an error found during the debugging of the particular layer, the layer must be on that layer because the layer below is already debugged। अगर हम लोग का कोई भी लेयर में एरर आ रहा है तो हम लोग उसी लेयर को चेक करेंगे, उसी लेयर को डिबग करेंगे, ना कि उसके लोअर लेयर को, क्योंकि लोअर लेयर जो है उसको चेक करने के बाद ही हम लोग नेक्स्ट लेयर तक पहुंचे हैं। तो हम लोग जो है करंट लेयर उसी को चेक करते हैं। नेक्स्ट इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। हर एक स्ट्रक्चर के कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, तो हम लोग देखते हैं उसके बारे में। हम लोग एडवांटेज ऑफ लेयर स्ट्रक्चर के कुछ पॉइंट्स है उसको हम लोग देखते हैं। ईच लेयर हैज इट्स functionality, so work tasks are isolated and abstraction is present up to the some level। इस लेयर में क्या होता है कि इस लेयर स्ट्रक्चर में हर एक लेयर का अपना अपना फंक्शंस होता है, वो हर एक लेयर का एक प्रॉपर फंक्शन है, वो उसे डिफाइन करता है। कोई भी लेयर जो है एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहता है, जिस कारण से हमें इसमें कोई प्रॉब्लम्स हो गए डिबगिंग एरर ढूंढने का या फिर इसे डिबग करने का। तो ये जो है ये इसका एडवांटेज है कि ये एक दूसरे से कनेक्ट नहीं रहता, जिस कारण से हम लोग इसमें जो है टास्क को इजी वे में परफॉर्म करवा सकते हैं। डिबगिंग इज इजियर एज लोअर लेयर्स आर डिबग्ड एंड द अपर लेयर्स आर चेक्ड। इसमें क्या होता है कि इस लेयर स्ट्रक्चर में हम लोग अभी हम लोगों ने देखा क्या, उसमें जो लोअर लेयर रहता है वो चेक्ड रहता है, तभी वो अपर लेयर में जा सकता है। तो इसमें क्या है कि अगर कोई भी एरर आ रहा है तो हम लोग करंट लेयर जो उसको चेक करते हैं, उसके नीचे का लेयर जो है वो हमारा ऑलरेडी चेक्ड रहता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ लेयर स्ट्रक्चर। लेयर स्ट्रक्चर के कौन से क्या जो है इन लेयर स्ट्रक्चर लेयरिंग काउज डिग्रेडेशन इन परफॉर्मेंस। इसमें जो है डिग्रेडेशन परफॉर्मेंस होता था, मीन्स कि इसमें जो है हम लेयर स्ट्रक्चर में हम लोग को हर एक लेयर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ताकि हम लेयर को देख सके कि कौन सा लेयर पहले आएगा हमारा, उसके बाद कौन सा लेयर होता है। इसमें क्या होता है, हमारा हर एक लेयर के बारे में नॉलेज होना ताकि उसे हम अच्छे से लेयर में डिवाइड कर सकें।
It takes careful planning to constrain the layer since high layers on utilize the functionality of lower layer. इसमें वही वही मतलब हो गया कि इसमें हमें हर एक लेयर के बारे में नॉलेज रहना चाहिए, केयरफुल प्लानिंग करना पड़ेगा कि करना पड़ता है कि हमारा जो है सबसे पहला कौन सा लेयर होगा, उसका फंक्शन क्या होता है, उसके ऊपर लेयर का कौन सा फंक्शन होता है। तो इस सभी के बारे में हम लोग को नॉलेज रहना चाहिए, इस सब के बारे में हम लोग को पता रहेगा, तभी हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो यही है इसका डिसएडवांटेज कि हमें हर एक लेयर के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज रहना चाहिए ताकि हम इसे लेयर्ड वे में लेयर्ड वाइज डिफाइन कर सकें। तो हम देखेंगे अब नेक्स्ट लेयर जो है हमारा वो क्या है। नेक्स्ट जो हमारा है कर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग देखेंगे। कर्नल मोड के बारे में हम लोग देखे थे। इस पूरे में जो एक मेन टॉपिक है हमारा कर्नल मोड एंड यूजर मोड। कर्नल मोड और यूजर मोड जो हमारा इन एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पिछले ईयर के बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया यूजर मोड और कर्नल मोड, दोनों का डिफरेंस भी पूछ सकता है, दोनों के बारे में एक्सप्लेनेशन भी पूछ सकता है। तो आप लोग यूजर मोड और कर्नल मोड के बारे में अच्छे से पढ़िएगा। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कर्नल मोड के बारे में। एक कर्नल स्ट्रक्चर के बारे में कर्नल स्ट्रक्चर। A kernel structure is the control modules of an operating system. It is the structure which loads first and remains in the memory. सबसे पहला स्ट्रक्चर जो हमारे सिस्टम में जो हमारे सिस्टम में लोड होता है वो है कर्नल स्ट्रक्चर। हम लोग जब सिस्टम ऑन करते हैं तो सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है हमारे सिस्टम में वो है हमारा कर्नल स्ट्रक्चर। इट लाइज बिटवीन सिस्टम प्रोग्राम एंड हार्डवेयर। ये जो है सिस्टम प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच में एस्टेब्लिश्ड रहता है। दिस कर्नल यूज सिस्टम कॉल्स टू परफॉर्म एनी इट्स फंक्शन लाइक सीपीयू शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट etc। कर्नल स्ट्रक्चर में जो है एक सिस्टम कॉल यूज किया जाता है अगर हम लोग को कोई भी टास्क को परफॉर्म करना, जैसे कि हो गया सीपीयू शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, हम लोग कुछ भी करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम कॉल का यूज करेंगे। हम आल्सो नोन एज कमांड्स लाइन इंटरप्रेटर। इसमें जो है कमांड्स लाइन इंटरप्रेटर होता है और ये जो है हमारा जो भी वर्क को कोई भी टास्क को परफॉर्म करवाता है, सिस्टम कॉल करवाता है, तो ये क्या होता है, एक मैसेज के थ्रू होता है, एक मैसेज पास किया जाता है कि इसे इस चीज़ की ज़रूरत है, इसे सिस्टम कॉल्स करवाना है, सीपीयू शेड्यूलिंग, मेमोरी को मैनेज करना, जैसे किसी प्रोग्राम को मेमोरी चाहिए, मेमोरी एलोकेट करवाना, तो ये एक मैसेज पासिंग के थ्रू होता है, एक मैसेज को पास किया जाता है, उसके बाद कर्नल मोड जो है उसे प्रोवाइड करता है और फिर वो टास्क को परफॉर्म करवाया जाता है। मेन फंक्शन, इट प्रोवाइड्स मैकेनिज्म फॉर क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ प्रोसेस। अगर कोई भी प्रोसेस को हम क्रिएट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं तो वो किसके थ्रू होता है, कर्नल के थ्रू होता है। इट प्रोवाइड सीपीयू शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट एंड इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। ये जो है सीपीयू शेड्यूलिंग करता है, मेमोरी को मैनेज करता है और इनपुट आउटपुट जो भी सारा जो मैनेजमेंट भी होता है हमारा कर्नल के थ्रू होता है। इट प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इसके थ्रू जो है हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन करते हैं। हमारे बहुत सारे प्रोसेस होता है जिसके बीच में कम्युनिकेशन जो है वो हमारा कर्नल स्ट्रक्चर के थ्रू होता है। तो हम लोग देखते हैं एडवांटेज ऑफ माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर और डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि कर्नल स्ट्रक्चर को जो है बहुत जगह पे हम लोग माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं, उसे माइक्रो कर्नल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। इट अलाउज द ऑपरेटिंग सिस्टम टू पोर्टलेट बिटवीन द प्लेटफॉर्म्स, पोर्टेबल। इस कारण से क्या होता है, हमारे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में पोर्टेबल होता है, एक जगह से दूसरी जगह हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसे अलाउ करता है कम्युनिकेट करने के लिए, उसे एग्जीक्यूट करवाने के लिए। ये सारा जो क्या होता है हमारा माइक्रो कर्नल के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा, एज ईच माइक्रो कर्नल इज आइसोलेटेड इट्स सेफ एंड ट्रस्टवर्दी। इसमें जो है हमारा आइसोलेटेड एक दूसरे से, इसमें जो है हमारा एक प्रोसेस जो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होता, जिस कारण से हमारा एग्जीक्यूशन जो होता है बहुत ईजिली वे में हो जाता है। अगर हमें कोई एरर मिलता है तो हम उस पार्टिकुलर लेयर से हर एरर को ढूंढ सकते हैं। बिकॉज माइक्रो कर्नल्स आर स्मॉलर देन कैन बी सक्सेसफुली
टेस्टेड। ये जो होता है माइक्रो कर्नल वो स्मॉल होता है, छोटा होता है, जिस कारण से हम उसे अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं, अच्छे से उसमें एरर ढूंढ सकते हैं, उसे डिबग कर सकते हैं। If any components of microkernel fails, the remains operating system is unaffected and continues to functionality normally. अगर हम लोग के कर्नल माइक्रो कर्नल में एक भी प्रोसेस फेल होता है तो इसमें पूरा सिस्टम जो है, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्रैश नहीं होता है, उसमें किसी और प्रोसेस को कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो कंटिन्यूसली वर्क करता है दूसरे फंक्शन को। डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रो कर्नल, इसके कुछ डिसएडवांटेज है, हम लोग इसके बारे में देखेंगे। इंक्रीज इंटर मॉड्यूल कम्युनिकेशन, रिड्यूस सिस्टम परफॉर्मेंस, सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स टू बी कंस्ट्रक्टेड। इसमें जो है कोई भी सिस्टम कोई भी टास्क अगर दे रहे हैं तो माइक्रो कर्नल को जो है कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता था, जिस कारण से हम लोग इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसका फिगर के थ्रू हम लोग समझते हैं। ये हमारा माइक्रो कर्नल, ये है मोनोलिथिक स्ट्रक्चर, मोनोलिथिक कर्नल, और ये है हमारा माइक्रो कर्नल। माइक्रो कर्नल और मोनोलिथिक कर्नल में हम लोग डिफरेंस देखते हैं कि इन लोगों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे देख रहे हैं मोनोलिथिक कर्नल में क्या था हमारा, क्या एप्लीकेशंस ऊपर होता था और यहाँ पे हार्डवेयर होता था, हार्डवेयर है जैसे कि। तो यहाँ पे कर्नल स्पेस जो है, कर्नल स्पेस में बहुत सारे टास्क रहते थे, जिस कारण से जो है हमारा कोई भी एग्जीक्यूशन हो रहा है तो अगर बीच में अगर किसी में एरर आ जाता था तो पता नहीं चलता था, जिस कारण से हम लोग जो है मोनोलिथिक स्ट्रक्चर का यूज़ नहीं करते थे। लेकिन यहाँ पे माइक्रो कर्नल्स में हम लोग देख लेते हैं कि माइक्रो कर्नल्स में जो है तो बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारे टास्क जो है वो हमारा यूज़र में ही डिफाइन कर दिया गया था, जैसे कि एप्लीकेशंस, यूनिक सर्वर, डिवाइस टाइप, फाइल सर्वर्स, ये सारा जो है हमारा यूज़र मोड में, यूज़र स्पेस में ही डिफाइन कर दिया गया था, जिस कारण से जो हमारा कर्नल स्पेस जो है वो हमारा कम पड़ गया था। इसमें बहुत सारे कम प्रोसेस थे लेकिन इन सभी को क्या होता है कि एक बार ही लोड किया जाता था। लेकिन माइक्रो कर्नल के कुछ डिसएडवांटेज है वो हम लोग देख चुके हैं, और इसमें हम लोग ये फिगर के थ्रू समझ रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस, या मोनोलिथिक कर्नल में और माइक्रो कर्नल का डिफरेंस जो इस फिगर के थ्रू आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमारा वो है मॉड्यूल स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में आप लोग देख रहे होंगे कि ये सारा को जो है एक बार ही लोड कर दिया जाता था, लेकिन मॉड्यूल स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता है। मॉड्यूल स्ट्रक्चर में क्या होता है, मॉड्यूल स्ट्रक्चर को क्यों डिफाइन किया गया वो हम लोग अभी देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा मॉड्यूल स्ट्रक्चर्स में हम लोग इस फिगर के थ्रू समझते हैं कि कोर सोलर्स कर्नल होते हैं। इसमें जो है हमारा ये सिर्फ लोड रहता है, ये जो है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में लोड रहता है। अगर हमारा कोई भी टास्क है उसे परफॉर्म करवाना, उसे कोई फंक्शंस की ज़रूरत हो तो उस टाइम जो है उसे लोड किया जाता है, जैसे कि उसको शेड्यूलिंग क्लासेस, फाइल सिस्टम, कोई भी फाइल सिस्टम्स चाहिए तो वो कर्नल से रिक्वेस्ट करेगा, कर्नल के थ्रू कर्नल सिस्टम कॉस्ट जनरेट करेगा, उसके बाद उस कर्नल उसे प्रोवाइड करेगा, उसे लोड करेगा उस टाइम। इस स्ट्रक्चर्स में क्या होता है ना कि हमको जिस टाइम जो भी प्रोसेस का ज़रूरत है उस टाइम उसे लोड किया जाता है। इसमें पहले से ही सारे प्रोसेस को लोड नहीं किया जाता है। तो यही एक एडवांटेज है मॉड्यूल स्ट्रक्चर का, और यह अभी करंटली यूज़ किया जाता है बहुत ही ज़्यादा। तो हम लोग इसके बारे में देखते हैं। ए मॉड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम इज बिल्ट विद द वेरियस फंक्शनैलिटी ब्रोकन अप टू डिस्टिंक्ट प्रोसेस। इसको जो है बहुत सारे प्रोसेस को डिवाइड करके मॉड्यूल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया गया मॉड्यूल्स के थ्रू। इच विद द ऑन इंटरफेस, इसमें जो हर एक का अपना अपना इंटरफेस होता है। अगर हमें उस प्रोसेस का ज़रूरत है तो हम लोग उस टाइम उसको यूज़ करते हैं कर्नल से रिक्वेस्ट करके। ये इसमें जो है पहले ही सारे प्रोसेस को लोड नहीं किया जाता है। By the construction, a traditional monolithic operating system used one static compiled image and run in all or not। इसमें जो है यही कि सारे को लोड नहीं किया जाता एक टाइम में, उसे जब जिस चीज़ का ज़रूरत होता है उसे लोड किया जाता है उस टाइम में। If any one element or application within a monolithic operating system fails, need to update, the entire system must be shut down and restart interruption, all the packet follow. The primary benefit of the modular approach is that each process operates
इंडिपेंडेंटली। इसका एक बेनिफिट्स जो है ये है कि ये हर एक जो है ये जो है लेयर्ड में ही डिफाइन किया गया है, और इस ये जो है हर एक फंक्शन जो है अपना सेपरेटली अपना परफॉर्मेंस करता है। इसे दूसरे फंक्शन से कोई भी मतलब नहीं है कि वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। इसको जो है अपने फंक्शन से मतलब होता है, और ये अपना जो है सेपरेटली एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करवा। एंड इफ वन ऑफ देम फेल्स और नीड्स टू अपडेट इट वॉन्ट इफेक्टेड एनी अदर्स फंक्शन। और इसमें यही है मेनली कि दूसरे को इससे अगर मॉडिफाई करते हैं, इसमें कोई एरर आ रहा है, हम लोग इसे इसमें कुछ कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इस कारण से हमारे दूसरे दूसरे फंक्शंस को इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसके भी कुछ एडवांटेज हैं, उसके बारे में एडवांटेज और इसके भी एडवांटेज डिसएडवांटेज हम इसको देखेंगे। The kernel does not have to loaded everything the booting time, it can expand as needed. This can decreases booting time as some drivers do not be loaded unless the hardware they runs is used. इसमें क्या होता है ना कि हम लोग कर्नल जो है एक ही टाइम पे सारे प्रोसेस को लोड नहीं करता है, जिस कारण से हमारा बूटिंग का टाइम जो होता है वो हमारा कम, सारे को जो अगर हम एक ही टाइम में लोड करेंगे जिस कारण से हमारा बूटिंग का टाइम जो है वो ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है कि हमारा बूटिंग का टाइम जो होता है वो लो हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा द कोड कर्नल इज़ नॉट एज अ बिग। कोड कर्नल जो वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, और यू कैन नीडेड अ न्यू मॉड्यूल्स यू कैन कुड हैव टू रिकम्पाइल। अगर हम लोग को कोई न्यू मॉड्यूल्स आए तो हम उसे कंपाइल करने का ज़रूरत नहीं होता है उस प्रोग्राम को। फिर से हम लोग उसी टाइम में दूसरे मॉड्यूल्स को कर्नल से रिक्वेस्ट करके उस मॉड्यूल को प्रोवाइड करवाता है, और अपना जो भी टास्क रहता है उसे कंप्लीट करवाते हैं। डिसएडवांटेज लॉस एस्टैब्लिश देयर इज ए मॉड्यूल that does something bad and the kernel can crashes. The module should not have full permission. अगर हम लोग इसमें कोई भी टास्क को परफॉर्म करवा रहे हैं तो इसमें ये नहीं है कि हमारा डाटा जो वो लॉस नहीं होता, वो स्टेबल नहीं होता है। हम लोग उस पूरे एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करवा लेते हैं तो वो हमारा टास्क जो है वो हमारा डाटा लॉस नहीं होता है। अगर हम लोग हाफ एग्जीक्यूशन में उसे छोड़ देते तो वो हमारा क्या होता है टास्क, हमारा जो डाटा है वो हमारा लॉस हो जाता है। कोडिंग कैन बी डिफिकल्ट एज अ मॉड्यूल कैन नॉट रेफरेंस कर्नल प्रोसेस विदाउट द कर्नल सिंबल। इसमें जो है कोडिंग बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, और हम लोग जो है इसमें कर्नल का यूज़ करते हैं ताकि हमें कोई भी मॉडिफाई करना है, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करना है, और हम लोग को कोई भी प्रोसेस का ज़रूरत है तो हम लोग उस टाइम में कर्नल को रिक्वेस्ट करते हैं, देन वो हमें प्रोवाइड करता है उस प्रोसेस को, फिर हम अपने टास्क को एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो आज हम लोग जो है देख लिए स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, स्ट्रक्चर्स कौन कौन थे ऑपरेटिंग सिस्टम का, सारे के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। तब तक के लिए आप इसे पढ़िए, और इसका जो नोट्स है हम लोग के अप एजुकेटिव ऐप है जो कि प्ले स्टोर पे मिल जाएगा आसानी से। आप लोग को आप सर्च कीजिएगा आप एजुकेटिव तो आपको हम लोग का एप्लीकेशंस मिल जाएगा। उसमें जो सारा नोट्स जो है हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग वहाँ से नोट्स को पढ़ सकते हैं।